से तुम्हें आलस नहीं करना चाहिए। मेरी सलाह मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद ही सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए और दुनिया के सामने साबित कर दो कि पंकज बेवकूफ नहीं है बल्कि बुद्धिमान है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या ऋषि ने नहीं कहा कि मेरे पास तुम्हारा होना बुद्धि होने जैसा है? क्या ऐसा नहीं है कि तुमने मुझसे शादी की? बताओ, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे, पति और पत्नी दोनों एक गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें अपने खानदान का नाम रोशन करना होगा। ठीक है, फिर बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। बस करो, मैंने तुम्हारी जान लेने के लिए तुमसे शादी नहीं की। अब ताने मारना बंद करो और मेरी बात सुनो। ठीक है, बोलो मेरी प्रिय। मुझे बताओ, क्या तुम ये साबित नहीं करना चाहते कि पंकज एक बुद्धिमान व्यक्ति है, पप्पू नहीं? फिर से तुम मुझे पप्पू कह रही हो। मुझे यह नहीं पसंद है। मुझे ऐसा ना कहो प्रिय, मैं यह सुनना नहीं सहन कर सकता हूँ। अरे नहीं, मैं तुम्हें पप्पू नहीं कह रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन दूसरे भी तो कहें कि पंकज समझदार व्यक्ति है, तब भी कोई बात बने। हाँ, उन्हें कहना चाहिए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर तुम बिना कुछ काम किए ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहोगे तो लोग कहेंगे तुम बीवी के गुलाम हो। ठीक है मेरी प्रिय, ये मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सभी पति लगभग एक जैसे ही होते हैं, फिर भी लोग मुझे बेवकूफ क्यों समझते हैं? अरे पहले मेरी बात तो सुनो। ये दुनिया ऐसी ही है। लोग तुम्हें रानी का बेवकूफ पति कहेंगे, लेकिन पंकज नहीं, है ना? जब तुम्हें कोई पप्पू कहता है तो मैं इसे सह नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। तो अब मैं क्या करूँ रानी? वही तो मैं कह रही हूँ कि सब लोग पंकज की खूब तारीफ करें, मैं ऐसा चाहती हूँ। इसलिए आपको अपने दम पर कुछ बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हर कोई आपकी तारीफ करे, तभी आपकी पहचान बनेगी, समझे? ओह, ये बात है। ठीक है, अब मैं कुछ बहुत बढ़िया करूँगा और लोगों को विश्वास दिलाऊंगा कि मैं पप्पू एक बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ वो भी बता दो ना प्रिय, मेरी मदद करो ना। कुछ नहीं, अगर तुम घर में ही बैठे रहोगे तो तुम्हारे अंदर की खूबी को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तुम्हें बाहर जाकर राजा के महल में नौकरी कर लेनी चाहिए। सब लोग तुम्हें राजकीय सेवक के रूप में पहचानेंगे। इसका मतलब ये है कि तुम एक चतुर व्यक्ति हो, इसीलिए राजा ने तुम्हें नौकरी दी है। ओह, ये एक अच्छा विचार है। इसीलिए मैंने ये कहा था कि अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस अवसर पर मैं एक कविता कहना चाहता हूँ। क्या कविता? अच्छा, आप कविता लिखना भी जानते हैं? बताइए बताइए, क्या लिखा है? सुनो फिर। रानी और रानी, तुम हो मेरी जिंदगानी, बहुत लंबी चलेगी अपनी कहानी, तुम बनोगी हमारे छोटे छोटे नातियों की नानी। वाह वाह, बढ़िया। देखिए, किसने कहा आप में कोई प्रतिभा नहीं है? बाहर वालों को भी ऐसे ही कविता सुनाओगे तो सब आपकी प्रतिभा के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, अगर रानी कहती है तो पप्पू उसका पालन करेगा। ठीक है, मैं तुरंत निकलूंगा और राजधानी जाऊंगा। रानी के ऐसा कहने के बाद अगले ही दिन की सुबह पंकज सम्मान के साथ नौकरी पाने के लिए राजधानी की ओर निकल पड़ता है। वो सारा दिन चलता है और फिर शाम हो जाती है। धीरे धीरे वो चलकर एक गांव के पास पहुंचता है, जहां उसे एक शराबी आदमी दिखाई देता है। वो पंकज के पास आता है। अरे भाई सुनो, तुम इधर उधर क्यों हिल रहे हो? सीधे नहीं खड़े हो सकते क्या? अच्छा बताओ, क्या ये सड़क राजधानी की ओर जाती है क्या? महोदय, ये तो बहुत अच्छा सवाल करा है आपने। मैं भी सड़क को बचपन से देख रहा हूँ। ये सड़क राजधानी नहीं जाती है, हमेशा यहीं की यहीं रहती है। ये सुनकर पंकज को लगता है कि वो व्यक्ति उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्से में आकर पंकज उससे कहता है, अरे तुम क्या कह रहे हो? मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। तुम मेरा मजाक बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ, अगर इस रास्ते से गुजरे तो कहाँ पर पहुँचेंगे? अरे नहीं, नाराज होना बंद करो। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये रास्ता हमेशा यहीं रहता है। लेकिन अगर तुम इस रास्ते पर चलते रहे, इस नगर को पार करने के बाद एक पीपल का पेड़ है और उसके पास एक कब्रिस्तान है। वहाँ पर भूत भी है। अगर आप वहाँ जाकर उनसे पूछोगे तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। बात यह है कि मेरा घर कहीं खो गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। अरे रे, ये लोग हमेशा बकवास करते हैं,
लेकिन जब मैं ऐसा करता हूँ तो लोग मुझे पप्पू कहते हैं। कमाल है। उसकी बात सुनकर शराबी वहाँ से चला जाता है। पंकज को आसपास कोई दिखाई नहीं देता है क्योंकि अंधेरा हो रहा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वो चलता रहा। जैसा कि शराबी ने कहा, वहाँ उसे पीपल का एक पेड़ और एक कब्रिस्तान दिखाई देता है। वहाँ पर वो एक काली आकृति को देखता है, लेकिन वो जानता नहीं था कि वहाँ पर सच में एक भूत है। उसे देखकर वो सोचने लगता है, अरे बाप रे, ये एक महिला के आकार की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन वो यहाँ अकेले अंधेरे में क्या कर रही है? वो है कौन? क्या वो किसी मुसीबत में है? हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे राजधानी के मार्ग के बारे में पूछता हूँ, फिर पता चलेगा। ऐसा कहकर पंकज उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन पंकज को पता नहीं था कि भूत क्या होते हैं। उसने कभी नहीं देखा था कि भूत कैसे दिखते हैं। पंकज को उस आकृति को देखकर भी डर नहीं लगता। वो उसके पास जाकर उससे कहता है, अरे सुनो जरा, तुम कौन हो? अकेले अंधेरे में ऐसे क्या कर रही हो? मुझे राजधानी जाना है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उस चुड़ैल ने पंकज की बात सुनी और सुनकर उसकी तरफ मुड़कर उसे डराने की कोशिश करने लगी। जब पंकज डरा नहीं तो उसने कहा, हे, तुम कौन हो? मुझसे डरने के बजाय मेरे पास आकर मुझे रास्ता बताने में अपनी मदद करने के लिए कह रहे हो। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? पंकज को उस भूत के फैले हुए लंबे बाल और लाल आंखें देखकर भी बिल्कुल डर नहीं लगा, बल्कि उसे आश्चर्य हुआ और उसने भूत से पूछा, अरे मेरा नाम पप्पू, मतलब पंकज। मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ। वैसे तुम इतनी अजीब क्यों हो? यह तुम्हारे बाल ऐसे क्यों हैं? तुम इसे ठीक से कंघी नहीं करती क्या? अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तुम बहुत बदसूरत लग रही हो। क्या तुम जानती हो कि लड़कियों को कैसा दिखना चाहिए? वह मेरी पत्नी की तरह होनी चाहिए। अगर तुम अपने बालों को अच्छी तरह से कंघी करोगी तो तुम भी खूबसूरत दिखोगी। पहले जाओ और अपने बालों में थोड़ा सा तेल लगा कर आओ। तुम अच्छी नहीं दिख रही हो। कितने वक्त से नहाई नहीं हो तुम। जाओ, मेरी बात मानो। चुड़ैल ये देखकर चौंक जाती है कि पंकज बिना किसी डर के उससे बात कर रहा है। वो उसे डराने के लिए अपने बालों को झटकती है और अपनी जीभ बाहर निकालकर चिल्लाती है, लेकिन पंकज, जो ये नहीं जानता कि वो एक चुड़ैल है, उससे डरता नहीं और उससे कहता है, ए लड़की, तुम इस तरह से अपनी जीभ बाहर क्यों निकाल रही हो? सुनो, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। पहले अपना ये अजीब व्यवहार बंद करो। या तो मुझे राजधानी तक जाने का रास्ता बताओ या एक तरफ हट जाओ। मैं पराई स्त्री पे नजर नहीं डालता। पंकज का मासूम चेहरा देखकर और उसकी भोली सी बातें सुनकर उस चुड़ैल को पंकज पर दया आती है। वो पीछे हटकर उससे कहती है, देखो, तुम्हारा जो भी नाम हो, अगर तुम मुझ जैसी चुड़ैल को देखकर भी नहीं डरते तो या तो तुम नहीं जानते कि चुड़ैल क्या होती है, या फिर तुम एक बहुत ही बहादुर इंसान हो। पर मुझे तो लगता है कि तुम बहुत नासमझ हो कि तुम मुझे नहीं पहचानते और मुझसे डरते भी नहीं हो। कौन हो तुम? बताओ मुझे। अरे, मैं नासमझ नहीं हूँ। मैं एक बुद्धिमान लड़का हूँ। जैसा कि तुमने कहा, मुझे नहीं पता कि भूत क्या होता है। तुम मुझे बताओ तो ये भूत क्या होता है? हाँ, मैं जानती ही थी। भूत वो होते हैं जो अपनी इच्छा पूरी ना होने पर मरने के बाद इस दुनिया में रह जाते हैं, जैसे कि मैं। मेरे जैसी कई आत्माएं हैं जो इंसानी शरीर छोड़ चुकी हैं, पर उनकी इच्छाएं पूरी ना होने के कारण वो इस धरती पर ही रह गई हैं। ओह, तुम्हें पता भी है तुम जो बोल रही हो वो बड़ा ही अजीब है। क्या मरने के बाद भी लोग यहीं रहते हैं? अच्छा, फिर मेरे साथ मेरे माता पिता क्यों नहीं हैं? मरे हुए शरीर यहाँ पर नहीं रह सकते। जो लोग अपनी इच्छाओं को पूरे किए बिना मर जाते हैं, वो तब तक यहीं रहेंगे जब तक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। तुम्हारे माता पिता की मृत्यु साधारण मृत्यु होगी, इसलिए वो अपनी मृत्यु के बाद यहाँ से चले गए। ठीक है, लेकिन आपकी ऐसी कौन सी अधूरी ख्वाहिशें हैं जिनकी वजह से आप अब तक यहाँ हैं और इतनी बदसूरत क्यों दिखती हो? क्या तुम एक सामान्य लड़की जैसी नहीं दिख सकती? हाँ? जब पंकज ने भोलेपन से उस चुड़ैल से सवाल पूछा तो वो चुड़ैल अपने रूप को छोड़कर एक साधारण स्त्री में बदल गई। पंकज उसे देखकर खुश हो गया। अच्छा, अब बताओ, मैं एक जरूरी काम से राजधानी जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा अगर तुम अपनी परेशानी मेरे साथ बांटोगी तो, लेकिन एक शर्त पर। बताओ तो बोलूं।
अगर तुम कहते हो कि तुम मेरी मदद करोगे तो तुम जो चाहो मैं करने को तैयार हूँ। अरे कुछ नहीं, मेरी तुम्हारी मदद करने के बाद अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम उसे क्या जवाब दोगी, ये तो मुझे बताओ। और कौन, मैं कहूँगी कि पंकज ने मेरी मदद की और मुझे मोक्ष प्रदान किया। नहीं नहीं, तुम्हें ये कहना चाहिए कि विद्वान पंकज ने तुम्हारी मदद की थी। ठीक है? ठीक है, मैं ऐसा ही कहूँगी। अब बताओ, ये महापंडित पंकज तुम्हारी कैसे मदद कर सकता है? मैं तुम्हें बता दूं, इस कब्रिस्तान को पार करने के बाद जो गांव आता है वो मेरी सास का गांव है। मेरा एक छोटा सा बेटा भी है। जब से मेरी शादी हुई और मैं अपने ससुराल आई, तब से वो मुझे और अधिक दहेज के लिए किसी न किसी तरह परेशान करने लगी। लेकिन उसने इस बात का ध्यान रखा कि मेरे पति को ये पता ना चले। मेरे कहने पर भी उन्होंने इस बात को नहीं माना। दिन ब दिन मेरी सास का अत्याचार बढ़ता गया। मैंने आत्महत्या कर ली और मैं मर गई। बड़े ही दुख की बात है। इसका मतलब है कि तुम्हें जबरदस्ती मारा गया है। तुम्हारी सास एक क्रूर महिला है। तुम अपने बेटे को अकेला कैसे छोड़ सकती हो? और तुम यहाँ क्यों हो? मरने के बाद भी मेरे बेटे के लिए मुझे जो प्यार है, उसने मुझे इस दुनिया से बांध रखा है। अरे, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे भी मेरी माँ की याद आ गई। तुम्हें पता है, मेरी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती थी। छोड़ो, उसके बाद क्या हुआ बताओ तो। मेरी मौत के बाद मेरी सास ने मेरी ही बहन की शादी मेरे पति से करवा दी। अब वो मेरे बेटे की देखभाल करती है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या इससे समस्या ठीक हो गई? नहीं नहीं, एक और समस्या है। मेरी सास अब और लालची हो गई है। अब वो मेरी बहन को भी परेशान कर रही है। सच में मुझे उस पर दया आती है। उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? ये भूत बड़े अजीब होते हैं। जब ये अकेले होते हैं तो रोते हैं कि ये अनाथ है, और ये अकेले हैं जब वे लोगों से घिरे होते हैं तो उन्हें परेशान करते हैं। खैर छोड़ो, मुझे बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, आज मेरी सास ने सारे गहने लपेटकर पेटी में छिपा दिए और चोरी के लिए मेरी बहन को दोषी ठहराया। ऐसा करके वो मेरी बहन को भी घर से बाहर निकाल देना चाहती है। अब मैं क्या करूं? अरे, वो एक पागल औरत है। तुम यह बात अपने पति को क्यों नहीं बताती और अपनी बहन को बचा क्यों नहीं लेती? ऐसा नहीं हो सकता। मैं आत्मा हूँ, उन्हें दिखाई नहीं दे सकती। क्या? आत्मा? फिर मैं तुम्हें कैसे देख पा रहा हूँ? मुझे पप्पू समझा है क्या? मैं समझदार हूँ। मैं सच कह रही हूँ। तुम इस पर विश्वास करो या नहीं, मुझे नहीं पता तुम मुझे कैसे देख सकते हो। हो सकता है मुझे मुक्ति तुम्हारी वजह से ही मिले। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये चीजें क्यों होती है। ठीक है, मुझे तुम्हारे पति को सच बताना है और तुम्हारी बहन और तुम्हारे बेटे को बचाना है ना? हाँ, अगर तुम मुझ पर ये उपकार करते हो तो मैं अगले जन्म में तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लूंगी। अच्छा, मेरी बेटी के रूप में जन्म लेने की ये करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी। आपने मदद मांगी, मैं वो कर दूंगा। पुनर्जन्म मत लो। समझ में आई बात? अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जैसा कि भूत ने कहा, पंकज उसके घर पर पहुँचता है। जब वो वहाँ जाता है तब उसे अंदर से कुछ चीखें सुनाई देने लगती हैं। तुमने जेवर कहाँ छुपाए हैं, चोरनी कहीं की? तुम लोग ऐसे ही हो। तुम्हारी बहन ने भी ऐसा ही किया और बिना कुछ कहे आत्महत्या कर ली। तुमने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। मेरे कर्म फूटे जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाया। अब बताओ मुझे, कहाँ रखे हैं तुमने वो जेवर? माँ जी, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है। यकीन मानिए, मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूँगी? मैं चोर नहीं। देख रहा है तू गिरीश, इसके झूठ पर विश्वास मत कर। इसे हमारे घर से अभी के अभी बाहर निकाल दे। सुना तूने? अरे माँ, पहले सुनिए तो सही, वो क्या कह रही है। क्या? अब तू भी अपनी पत्नी का साथ दे रहा है? तुझे परवाह नहीं है कि तेरी माँ क्या कहती है? तुझे लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? ये गलत है माँ। पंकज, जो इतनी देर से ये सारी बातें सुन रहा था, अचानक अंदर आ गया और कहने लगा, अरे सुरमा काकी, ऐसे चिल्लाना बंद कीजिए। आप सच क्यों नहीं बोलती? ए, कौन हो तुम?